3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ये पूर्णतया शांतिपूर्ण थी और प्रशासन का, पुलिस विभाग का हमें पूरा सहयोग मिला और इसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। जो अदंत प्रतियोगिता थी उसको जरूर पशुपालक कुछ नासाज थे और उनको उनसे मिलकर बातचीत के बाद समझा लिया। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 में अश्व बघेरा दो दांत प्रतियोगिता का आयोजन। अश्व पालकों ने सरकारी अधिकारियों पर लगाए भेदभाव के आरोप। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 के अंतर्गत आयोजित की जा रही विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं के अंतर्गत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेला मैदान में मंगलवार को बाल युवा अश्व प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पशुपालन विभाग द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा के बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसे पुलिस की सहायता से शांत करवाया गया। पुष्कर बहुदिवसीय पशु हाट मेले के अंतर्गत करवाई जा रही बाल और युवा अश्व प्रतियोगिता के दौरान परिणाम की घोषणा के साथ ही माहौल गर्मा गया। प्रतिभागियों ने पशुपालन विभाग के निर्णयकर्ताओं पर पक्षपात के आरोप लगाए, साथ ही मेला मजिस्ट्रेट को लिखित में शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की। प्रतिभागियों का कहना था कि यदि प्रतियोगिता में पक्षपात किया जाएगा तो अश्वपालकों का मनोबल कमजोर होगा और वो इन प्रतियोगिताओं से दूरी बनाएगा। आपको इन्होंने पॉइंट दो के वो बताओ कि आपने तैयारी करेंगे, ये थोड़ी चुपचाप दिखाया, घुमाया, नंबर दे मैं कह रहा हूँ जो आया है एक ही रिंग में दो क्राइटेरिया कैसे हो गए? मेरे घोड़े के तो दांत हम यही आ रहा है, दांत चेक करवाओ, दोनों के दांत चेक आए जी। यहाँ पर पुष्कर में पहले साल तो रिंग हुए नहीं कोरोना की वजह से, और इस बार हो रहे हैं। तो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, बच्चे तैयार करके अभी कोल्ट बनाए। अभी मिल्क टीथ का रिंग हुआ तो लेकर तो हम 2 टीथ फिली भी आए, मिल्क टीथ कोल्ट भी आए और बड़ा स्टालियन भी लेकर आए, मेयर भी लेकर आए। लेकिन जो हमने यहाँ पर तमाशा देखा तो उसके बाद मन बना लिया कि यार बस ऐसे शो में हमने जानवर नहीं डालने। क्यों? क्योंकि अभी ये कोल्ट का रिंग हुआ तो कोल्ट के रिंग में जो जज बना रखे हैं उन्होंने एक्चुअल में 18-20 घोड़े लगे हुए थे। मतलब घोड़ों को प्रॉपर देखा तक नहीं, जैसे पहले ही सेटल कर देते ना, सेटल कर दिया, 2-4 घोड़ों को देखा और को देखा ही नहीं। और जो आदमी रिंग स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है जी, उनको बुला रहे हैं, उनको बुलाकर उनसे हम मशवरा हो रहे हैं कि कौन से घोड़े को फर्स्ट लगाना, सेकंड लगाना, थर्ड लगाना। और जो इसके पीछे लोग हैं मैनेज करने वाले, उन सभी को रिंग में बुलाया जा रहा है और रिंग में बुलाकर स्पॉन्सर कर रहा जो, उसी से डिसीजन लिया जा रहा है। उसका खुद का घोड़ा इसमें कम्पीट कर रहा है, उसका खुद का कोल्ट, और उसके खुद के कोल्ट को ही फर्स्ट निकाला जा रहा है। अगर आप उसके कोल्ट को देखोगे, फेस उसका देखो, आप उसका नाक देखो दबा हुआ है, और उसके 4 नुक्स निकाल दे कोई भी ब्रीडर, 2 बुला लो आप जिसको फर्स्ट लगाया, 2-4 कोई ब्रीडर बुला लो, आंखें मीच कर बता दे कि यार ये फर्स्ट आने वाला जानवर है या नहीं। और जो प्रॉपर जानवर हैं, जो प्रॉपर घोड़े हैं, जिन्होंने लोगों ने शौक से पाल रखे हैं, अच्छी ब्रीड के घोड़े हैं, उनका नामो निशान नहीं। और जो इन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी ने चीखे मार मार के विरोध किया। कोई एक आदमी का विरोध नहीं हुआ। यहाँ पर आपके पास और भी बाइट्स हैं और आपके पास क्लिप्स होंगी कि लोगों ने कैसे विरोध किया, और इसका मैसेज सारे इंडिया में क्या जाएगा। लोगों का तो विश्वास होना चाहिए सरकारी शो पर, क्योंकि ऑफिसर करा रहे हैं, उनका पार्शलिटी नहीं होती ऑफिसर की। तो अगर ऐसे शो में भी पार्शलिटी होगी और स्पॉन्सर ही डिसाइड करे कि कौन आएगा फर्स्ट, और उसका खुद का घोड़ा ही वो निकाल ले, और फिर ये तो ये होगा कि खुद ही अपने गले में माला डाल लो।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि बाल अश्व प्रतियोगिता में पहला स्थान लुधियाना पंजाब के सुरेंद्र सिंह, दूसरा स्थान पर झुंझुनू राजस्थान से अनिरुद्ध सिंह और तीसरे स्थान पर चरखी दादरी हरियाणा के अरविंद सिंह रहे, जिन्हें नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी व अन्य अतिथियों की मौजूदगी में पशुपालकों को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रतियोगिता में 18 अश्वपालकों ने भाग लिया, जिसमें से नागौर और जैसलमेर के 3 अश्वपालकों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों और विभाग के बीच बनी तनाव की स्थिति पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि गफलत के चलते अश्वपालकों ने हंगामा किया, जिसे बातचीत कर सुलझा लिया गया है। पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 में 17 नवंबर बुधवार को प्रातः 9 बजे मादा वंश की अश्व प्रतियोगिता और दोपहर 2 बजे सर्वश्रेष्ठ पशु प्रतियोगिता का आयोजन होगा। हमारे अश्ववंश की प्रतियोगिताएं थी, जिसमें अदंत नर पशु और 2 दांत नर पशुओं की प्रतियोगिता हुई है। अभी लंच बाद हमारी 4 दांत या एडल्ट पशु की प्रतियोगिता और आयोजित की जाएगी। और जो अभी हमारी जो 2 दांत वाली प्रतियोगिता हुई है पशुओं में, घोड़ा अश्ववंश में, उसमें श्री सुरेंद्र सिंह जी पुत्र श्री सरदार अमरजीत सिंह जी ग्राम मुल्लापुर जिला लुधियाना पंजाब से प्रथम स्थान पर रहे हैं, जिन्हें 31,000 रुपये का नकद पुरस्कार, साथ ही प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। द्वितीय स्थान पर श्री अनिरुद्ध सिंह पुत्र श्री प्रद्युम्न सिंह जी मंडावा जिला झुंझुनू से रहे हैं, जिन्हें 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। तृतीय स्थान पर श्री अरविंदर सिंह पुत्र श्री नफे सिंह सांगवान गाँव असावरी जिला चरखी दादरी हरियाणा से रहे हैं, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनके पशु को हमने 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त 3 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में हमारे कुल 18 पशु आए थे, उनकी एंट्री की गई थी और हमने उनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई थी। सर शांतिपूर्वक निकला क्या? बीच में विरोध हुआ? जो 2 दांत वाली प्रतियोगिता थी ये पूर्णतया शांतिपूर्वक थी और प्रशासन का, पुलिस विभाग का हमें पूरा सहयोग मिला और इसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। जो अदंत प्रतियोगिता थी उसको जरूर पशुपालक कुछ नासाज थे, पर उनसे मिलकर बातचीत के बाद को सुलझा लिया। मेले में आए हैं जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम घोड़े लेके आए हैं यहाँ, तो एक बच्चा लेके आए थे गुलबाग, उसको 2 दांत में उतारा था रिंग में, वो अभी फर्स्ट आया, आपने देखा होगा जी। तो पुष्कर में आकर हमारा मन बहुत खुश हुआ और आगे मेरे दोस्त मित्र और घोड़े लेके आए, वो भी अभी लगाएंगे रिंग में। इसका बाप भी लगेगा, जिसका ये बेटा है। तो ये रत्नाकर लाइन से घोड़ा है, रत्नाकर अपने पास रहा जी 6-7 साल। गुलबाग है इसका नाम। तो कितने इंची का है? क्या ये 63 है। इसमें खान पीन का कैसे ध्यान रखते हो? खान पीन का काफ़ी ध्यान है जी, वैसे कोई मुश्किल नहीं है जी। इसको मेन जरूरत है जी अपने मालिक का प्यार मांगते जी, वो इसको खूब मिलता है। मेरा बेटा इसको संभालता है ज़्यादातर, उसकी बहुत मेहनत है। और उसके साथ एक लड़का है मेरे पास, नारायण। टाटा पावर की पे एंड विन स्कीम के तहत लक्की विजेताओं को किया पुरस्कृत। टीडीपीएल के सीईओ श्री प्रकाश जोशी ने 24 उपभोक्ताओं को दिए उपहार। टीडीपीएल द्वारा प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया विजन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2021 के लिए पे एंड विन स्कीम के तहत लक्की ड्रॉ निकालकर विजेताओं को उपहार प्रदान किए गए। मंगलवार को वैशाली नगर स्थित टीडीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में टीडीपीएल के सीईओ श्री प्रकाश जोशी ने कुल 24 उपभोक्ताओं को उपहार प्रदान किए, जिन्हें उपहार स्वरूप स्मार्टफोन, माइक्रोवेव ओवन, सारेगामा कारवां, रेडियो और एलईडी बल्ब सेट प्रदान किए गए। सीईओ श्री प्रकाश जोशी ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं का चयन किया गया, जिनका लकी ड्रॉ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व जिला जज रामपाल जाट से निकलवाया गया। इसके बाद चयनित उपभोक्ताओं को फोन कर सूचना दी गई, जिन्हें आज एक सूक्ष्म समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार मुकेश पाल सिंह, द्वितीय पुरस्कार नितेश और तृतीय पुरस्कार श्रीमती शारदा को दिया गया। उपहार 2 कैटेगरी में निकाले गए। पहला यूपीआई से पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं के लिए और दूसरा यूपीआई के अलावा किसी और माध्यम से पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं के लिए था।
इन दोनों के प्रथम 3 उपभोक्ताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। बाकी शेष उपभोक्ताओं को 4 LED बल्ब का सेट प्रदान किया गया। इस मौके पर TDPL के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बताइए आज किस तरह से लोगों को डिजिटल के सम्मानित करा गया? हमने एक शुरुआत करी अजमेर में। हम चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर जो हमारा बिल पेमेंट करते हैं वो डिजिटल मोड से किया जाए, ताकि फिज़िकल कांटेक्ट कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और लोगों को सुविधा होती है कि वो घर से और कहीं से भी, शहर के बाहर से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको उत्साहित करने के लिए हमने सोचा कि हम कुछ जो कंज्यूमर इस तरह से पेमेंट करते हैं उनको कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए। तो हमने एक लकी ड्रॉ का सिस्टम निकाला जिसमें हमने काफ़ी प्राइजेस लोगों को दी थी। तो जिसमें हमने एलिजिबल कंज्यूमर की लिस्ट निकाल के हमने एक डिग्निटरी को बुलाया गया। इस बार हमने श्री रामपाल जाट जी जो कि यहाँ के जज है उनको बुलाया था। उन्होंने आकर हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने लकी ड्रॉ निकाला और फिर हमने कंज्यूमर को इन्फॉर्म करके आज उनको बुलाकर हमने उनको सत्कार किया है, उनको प्राइज़ हैंड ओवर किया है। मेरी गुजारिश है लोगों से कि आपका बिल या टाटा पावर का या और भी कोई बिल हो, हर पेमेंट आप डिजिटल मोड से कीजिए। इसमें ये है कि डिजिटल मोड से करने से क्या होता है कि आपको भी सुविधा रहती है, हमको भी अच्छा होता है। और ये कोविड के जो रिस्क चल रही है उसमें ये मिनिमम कॉन्टैक्ट में अपना काम होता है। तो मेरी गुजारिश है कि अगले साल आप लोग सभी लोग डिजिटल पेमेंट कीजिए और इसमें आपको भी फिर लकी ड्रॉ में आपको भी एक मौका मिलेगा कि आप भी कोई अच्छा सा शानदार प्राइज़ टाटा पावर की तरफ से जीत सके। धन्यवाद सर। आज कितने उपभोक्ताओं को सम्मानित करा गया, प्राइज दिया गया? 24 कंज्यूमर थे जिनको सत्कारित किया गया और उनको प्राइज़ दी गई। 24 कंज्यूमर थे हमारे। आपका गुड नेम? मेरा नाम श्री प्रकाश जोशी। लोकसभा की स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष के साथ सदस्यों ने की पुष्कर यात्रा। अध्यक्ष प्रताप राव जाधव के साथ 13 सदस्यों ने सरोवर की पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के किए दर्शन। लोकसभा की स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रताप राव जाधव के साथ 13 सदस्यीय दल ने सोमवार को पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए। ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर सभी सदस्यों का विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने माल्यार्पण का स्वागत किया। सभी ने ब्रह्मा मंदिर में आरती की और सहपरिवार पुष्कर सरोवर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपकी आत्मा की सुख शांति के लिए ब्रह्मधाम के कार्तिक मास के संसदीय समिति सदस्यों ने महिला सहायता समूह से बातचीत की और बूढ़ा पुष्कर सरोवर के पास मनरेगा योजना के चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सांसद एवं समिति के अध्यक्ष प्रताप राव जाधव ने बताया कि वे 13 सांसद जो समिति सदस्य उन्हें लेकर प्रदेश के दौरे पर हैं। राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, पाली का दौरा करने के बाद पुष्कर आए हैं और यहां महिलाओं की ओर से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, बैंक लोन आदि की जानकारी जुटाई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ग्राम विकास समितियों के लिए केंद्रीय निधि उपलब्ध कराती है। उसका पैसा समितियों को किस तरह से मिल रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी हासिल की है। उन्होंने बताया कि राज्यों की अलग अलग स्थिति के अनुसार कमेटी की ओर से सुझावों की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। देखो, ये भारत सरकार की ग्राम विकास की स्थायी समिति है। इसमें आज हमारे 13 सांसद इस समिति में आज इस दौरे पर आए हुए हैं राजस्थान के। और हमारा काम है जो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से जो भी निधि ग्राम विकास के लिए पैसा मिलता है तो उसके काम कैसे चल रहे हैं उसकी निगरानी करते हैं। उसके बारे में हम मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को हम रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद में मनरेगा के काम कैसे चल रहे हैं, लोगों को टाइम पे भुगतान हो रहा नहीं हो रहा, इसका भी हम मीटिंग में लेते हैं। उसके बाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उनका काम कैसा चल रहा है, उनका मार्केटिंग की क्या सुविधा है, उनको बैंकों से लोन वगैरह मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सभी ग्राम विकास में जो भी काम आते हैं वो सब हम देखते हैं और उसकी रिपोर्ट फिर मंत्रालय को देके उसमें कुछ सुझाव भी देते हैं। कुछ मंत्रालय से दुरुस्त करना है तो मंत्रालय को भी हमारी कमेटी सुझाव देती है। और इधर भी जो स्थानिक प्रशासन होता है, जिला प्रशासन, उनको भी हम कुछ सुझाव देते हैं। और उनसे अगर कोई कामों में करने में या वो पैसा खर्च करने में दिक्कत आती है तो उसका, यहाँ कैसा है कि सेंट्रल के रूल पूरे देश के लिए बनते हैं और यहाँ हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है।
तो राज्य के हिसाब से उसमें क्या बदलाव चाहिए, तो ये भी हम बदलाव करने के लिए सुझाव देते हैं और मंत्रालय इसमें काम करें। तो जल्द से जल्द अच्छे काम ग्रामीण विकास के होए और जो भी पैसा केंद्र सरकार से मिलता है उससे भी गाँव की सुधारना हो जाए और गांव की हालत अच्छी बन जाए, इसके लिए हमारी समिति काम करती है। सर कमेटी कहाँ जाके आई है, क्या क्या? अभी देखो, हमने राजस्थान में जो पहला उदयपुर डिस्ट्रिक्ट देखा, उसके बाद में पाली, उसके बाद में जोधपुर और अभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा अभी पहला ही गांव है, यहाँ से अभी देखते जा रहे हैं। और उसके बाद में कल में हम डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से बैठक करेंगे जयपुर, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ग्रामीण विकास सेक्रेटरी, उनसे भी हम बैठक करेंगे और उसके बाद में संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे। ग्राम विकास समिति के हम सदस्य हैं और हमारे चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में हम 8 MP आए हैं और ग्राम विकास समिति के कामों को देख रहे हैं। और ये एक आस्था का केंद्र बिंदु है जहाँ ब्रह्मा मंदिर है, हम लोग सभी उसके लिए आए थे दर्शन के लिए। धन्यवाद। इससे पूर्व ग्रामीण विकास संसदीय समिति के सदस्यों ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत कर शांति व भाईचारे की दुआ की। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्यों ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद सिद्दीकुल हसन आगाई और सैयद लायक हुसैन ने ज़ियारत कराकर सभी की दस्तारबंदी की और ख्वाजा का तबरुक भेंट किया। इसके बाद समिति पुष्कर के लिए कूच कर गई। हम लोग उदयपुर ज़िला से शुरू किए, पाली, उसके बाद जोधपुर और अजमेर होते हुए हम लोग जयपुर तक जाएंगे। और रूरल डेवलपमेंट के जितने स्कीम्स हैं, चाहे मनरेगा हो, SHGs के क्या क्या एक्टिविटीज़ है, रोड जो काम होता है, डैम का काम होता है, ये सब। इसके अलावा भी हम लोगों ने प्रशासन से अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की और कुछ जो कमियां हमने देखी उसको प्रशासन को बताया है। कहाँ के भ्रमण? एक्चुअली ये हमारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें लोकसभा राज्यसभा का सांसदों का गठन होता है और उसकी ये समिति बनती है। हमारे भारत सरकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय के पैसे जो ग्राम पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, तहसील पंचायत को जो आता है उसका सही ढंग से इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो ये देखने के लिए, विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और वहाँ की बॉडी और वहाँ के TDO, BDO जो भी है उसको वहाँ पर जाके चेक करते हैं। मान लो आवास का मकान है तो सही ढंग से बनाया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, नाली का काम है, अगर ग्राम पंचायत का मकान का काम है, अगर उसके अंदर जो लोग हमारे मनरेगा के अंदर काम आते हैं तो मनरेगा का काम है तो सही ढंग से उसका इस्तेमाल होता है, सही ढंग से काम हुआ है, नहीं हुआ है, अगर खर्चा उसका नहीं होता है तो हम सरकार की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो DDO है, कलेक्टर है, DRD के डायरेक्टर है, उसको हम लोग संज्ञान में लाते हैं और उसको ताकीद करते हैं कि ऐसी जगहों पर ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और हर गांवों के अंदर जो पीने का पानी है, ये शौचालय की सुविधा देना है, मकान, स्कूल बिल्डिंग है तो उसके अंदर की पूरी सुविधा होनी चाहिए। तो ये पूरा दौरा हम लोग गाँव तक जाके विजिट करते हैं और फिर बाद में हमें हमारी पॉलिसी के अंदर कोई ऐसा लगता है कि ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं दिक्कत आती है तो हमको बताते हैं ऑफिसर लोग, अगर सरपंच लोग गाँवों से तरफ से हमको सूचन करते हैं कि साहब ये योजना के अंदर अमल करने में इतनी मुश्किलें आती है तो उसकी पॉलिसी में कुछ चेंज किया जाए। तो ये हम दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी सरकार की योजनाओं का अमल करता है उसका और हमारा भारत सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उसका सहयोग से हम लोग देश का विकास, ग्रामीण विकास कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमारी ये कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये राजस्थान के अंदर अजमेर डिस्ट्रिक्ट को अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दौरा कर रही है। हिंदू युवा वाहिनी ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से करने पर है आक्रोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर
अयोध्या में हिंदुओं व हिंदुत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसी को लेकर मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम आतंकी संगठनों से करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गर्ग ने बताया कि कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद द्वारा देश में रहने वाले सहिष्णु हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी नेता हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। देश में गैर हिंदुओं को रिझाने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता वोटों की राजनीति के लिए हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और आए दिन हिंदू भावनाओं को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, जिसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और चुनाव में इसका नतीजा कांग्रेस को फिर से भुगतना पड़ेगा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सलमान खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा, महामंत्री संजय बोराणा के निर्देशानुसार प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गर्ग, शिव प्रकाश शर्मा, ग्रामीण संयोजक संजीव ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हिंदू युवा वाहिनी द्वारा सलमान खुर्शीद, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनके द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदू समाज की तुलना ISI और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन से की गई है, जिससे कि समस्त हिंदू समाज में, अखंड हिंदू भारत के अंदर जितने भी हिंदू लोग हैं, सबके अंदर इससे रोष है। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। तो हमारी मांग है कि सलमान खुर्शीद की जो लिखित किताब है उसको भारत में बैन किया जाए, भारत में उसके प्रकाशन की परमिशन नहीं दी जाए और सलमान खुर्शीद के ऊपर सलमान खुर्शीद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्यवाही की जाए, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इससे समस्त हिंदू समाज में रोष है। हम जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम जो आज ज्ञापन दिए हैं, उसमें हमने यही मांग की है कि हमारी मांग को जल्दी जल्दी पूरा की जाए, उस किताब को बैन किया जाए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए हैं। हमको ज्ञापन देने के दौरान डिप्टी मैडम ने पुतला दहन से रोक लिया और कहा कि पुतले जलाने की परमिशन आपको नहीं है। इसका भी हमारे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है कि आपके पास परमिशन है क्या पुतला जलाने की? हमने कहा परमिशन नहीं है। हम मोबाइल भी मेरा जब्त कर लिया था कि पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। अगर पुतला दहन आपने किया तो आपके ऊपर राजकार्य में बाधा की मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ऐसा प्रियंका मैडम का कहना था। तो इससे हमारे कार्यकर्ताओं में आज रोष व्याप्त हो गया है। हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि सलमान खुर्शीद की पुस्तक को जल्द से जल्द बैन किया जाए और भारत में उसके प्रकाशन पर रोक लगाई जाए। बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में आज 33 जिलों एवं 314 तहसीलों पर रैली प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करने की मांग की। जिला प्रभारी गुलाबचंद चित्तौड़िया ने बताया कि राज्य में मूल निवासी बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व अन्य समस्याओं के कारण राज्य का वंचित वर्ग भयभीत और आक्रोशित है। इन वर्गों पर कुछ सालों से अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समय समय पर अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के नाकारा रवैये के कारण अपराधी निरंकुश हो गए हैं और अपराध तेजी से बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है। बढ़ते अपराध से त्रस्त होकर मजबूरन इस वर्ग के लोगों द्वारा राज्य में अपनी समस्याओं को लेकर 5 चरणों में आंदोलन शुरू किया गया, जिसका तीसरा चरण आज मंगलवार को है, जिसके अंतर्गत 33 जिलों एवं 314 तहसीलों पर बहुजन समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। चौथे चरण में 29 नवंबर को 33 जिलों और 314 तहसीलों में रैली प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रभारी गुलाबचंद चित्तौड़िया ने बताया कि प्रदर्शन में भारत मुक्ति मोर्चा अजमेर, बहुजन क्रांति मोर्चा अजमेर, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा शामिल हुआ है। राजस्थान में विगत दिनों से, वर्षों से SC, SC, OBC और मुस्लिमों पर जो अत्याचार
किए जा रहे हैं उनके खिलाफ में ये कर्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिस पर हमारा सबका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। त्रिपुरा आदि जहाँ पर भी ये केसेस हो रहे हैं उन सब का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन 550 जिलों में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। किशनगंज थाना अंतर्गत मित्रनगर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 6 से 7 तोला सोना, 70 से 80 हज़ार की नकदी सहित चांदी के बर्तन व अन्य कीमती सामान किया चोरी। किशनगंज थाना अंतर्गत मित्रनगर लूनिया कॉलोनी में अरुण जैन के मकान में किराए से रहने वाले विनोद कुमार जैन के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लगभग 6 से 7 तोला सोना और 70 से 80 हज़ार रुपये की नकदी सहित चांदी के बर्तन व अन्य आभूषण सहित कीमती सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। परिवार की अंशुमा जैन ने बताया कि वे लोग अपनी बुआ के यहाँ शादी में 13 नवंबर को गए थे। 15 नवंबर की रात लगभग 3:30 बजे जब लौटे तो घर के ताले टूटे मिले। घर का सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अज्ञात चोर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, नकदी सहित कीमती सामान चोरी कर ले गए। अंशुमा ने बताया कि लगभग 60 से 70 ग्राम सोना, किलो में चांदी और 80 हज़ार की नकदी, इसके अलावा अन्य कीमती सामान भी था जो चोरी हुआ है। उन्होंने किशनगंज थाना पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम शादी में गए हुए थे, सुबह 13 की सुबह 10 बजे हम शादी में गए थे और उसके बाद फिर हमारे बुआ जी की लड़की की शादी थी। भैया भाभी हमारे पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। उसके बाद हम 14 को आए थे, 15 की रात को 3:30 बजे तक यहाँ पे आए थे। भैया घर में जैसे ही घुसा तो मेन गेट का ताला लॉक लगा हुआ था, तो एकदम देखते ही डर गया कि लॉक कैसे लगा हुआ था। हम ताला लगा के गए थे। फिर जैसे ही अंदर घुसा तो ये रूम खुला हुआ मिला, मेन रूम खुला हुआ मिला और यहाँ पे सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी पूरी बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी। इसको देख के हम एकदम होश उड़ गए हमारे कि ये एकदम से क्या हो गया। फिर जैसे ही देखा तो सारा हमारा सोने का सारा सामान गायब था, सारा हमारा चांदी का सामान गायब था। हमारे 60-70 हज़ार कैश पड़े थे वो गायब थे। हमारे गोल्ड का हार था, गोल्ड का हार, 2 सोने की चेन, ब्रासलेट, पैंडल और चांदी के बर्तन, चांदी की गिलासें, चांदी का जग, चांदी के लोटे, पूरी पायल वायल, मतलब कानों के ईयरिंग, मतलब इतना सोना, इतनी चांदी, कैश वैश हमारा सब निकल चुका था। कुछ तोला सोना था, ये करीब 13-14 तोला सोना था। 60-70 ग्राम बोलते ना, 60-70 ग्राम सोना था। चांदी भी, चांदी का भी बहुत सारा, मतलब भारी भारी सारे आइटम, सारे सिक्के विक्के, भारी सिक्के। और वो चांदी की कितने का नुकसान हुआ? लगभग 6 से 7 लाख 8 लाख के करीब का नुकसान हमारा हो चुका था। पुलिस को रिपोर्ट हमने आते ही हमने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस हमारे यहाँ पे आई थी, 10-15 मिनट के अंदर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने यहाँ सबकी वारदात ले ली थी कि कैसे क्या था। वो अपनी फ़ोटो कवरेज करके वो निकल गए थे कि कैसे क्या है। फिर हमने सारी बात बता दी। किशनगंज थाना से है। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति के आह्वान पर समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम दिए ज्ञापन देकर कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 पेंशन स्वीकृति संबंधी बाधाओं का समाधान करने की मांग। निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति EPS 1995 के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे गए। राजस्थान संगठन मंत्री मुख्यालय अजमेर के कांति कुमार शर्मा ने बताया कि संगठन पंजीकृत ट्रेड यूनियन भारत पेंशनर समाज नई दिल्ली से संबद्ध है। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर अपना पक्ष रखना चाहता है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ऑल इंडिया सहित संगठन मंत्री कांति कुमार शर्मा इस भेंट के लिए जाएंगे, जिसमें उनकी मांग है कि EPS 1995 के बारे में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए न्यूनतम पेंशन वर्ष 2013 से 9,000 रुपये प्रतिमाह करके इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 4 अक्टूबर 2016 को बिना भेदभाव सभी EPS 1995 सदस्यों के लिए लागू किया जाए। 1 अप्रैल 2019 का न्यायालय द्वारा आदेश जारी है। पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य बाधाओं का समाधान किया जाए। समस्त EPS पेंशनधारी और उनके परिवार को मेडिकल सुविधा फ्री दी जाए जैसी मांगों पर जल्द से जल्द राहत दिलाने की अपील की जाएगी। आज हमने
ईपीएस योजना 95 पेंशनधारियों की है, जिसमें ट्रेड यूनियंस के जितने भी कर्मचारी वो आते हैं। उसके अंदर रोडवेज है, बीमा विभाग है, आपके एचएमटी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और भी जितने बैंक है, रेलवे है, उनके जो कर्मचारी है 95 के अंदर ईपीएस योजना प्रारंभ हुई थी। उसके अंदर उसके तहत केंद्र सरकार को 4 मांगे हैं उनकी, वो लागू करनी चाहिए, वो काफ़ी समय से लागू नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1/4/2016 को जो निर्णय पारित किया उसकी पालना की जाए। दूसरा कोश्यारी कमेटी है, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी, उनकी जो सिफारिशें हैं उसके अंदर 9,000 रुपये न्यूनतम वेतन रखा गया है कर्मचारी का, वो लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री के नाम और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। मेडिकल की सुविधा उनको और उनके परिवार को मुहैया कराई जाए, इस बारे में भी है। और चौथी डिमांड्स ये है कि उनका जो न्यूनतम वेतन आज की तारीख में जो 3,000 या 4,000 है, उसको महंगाई के सूचकांक से जोड़ा जाए। इसलिए हमने आज ये निवृत्त कर्मचारी 95 जो ये हमारी समन्वय समिति है पूरे इंडिया में बनी हुई, उसके तहत हमने नागपुर से और दिल्ली से हमें ये मैसेज मिला है, तो हम हर जिला स्तर पे और राजधानी स्तर पे ये ज्ञापन दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की संवेदनाएं व्यक्त। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के पिता के निधन के बाद प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं संवेदनाएं व्यक्त करने। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के पिता एवं मेयर ब्रजलता हाड़ा के ससुर के आकस्मिक निधन के बाद संवेदनाएं व्यक्त करने प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के जनप्रतिनिधि डॉक्टर हाड़ा के निवास पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डॉक्टर हाड़ा के निवास पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए डॉक्टर हाड़ा के पिता के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा दक्षिण विधायक अनीता बघेल, उप महापौर नीरज जैन, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद रमेश सोनी, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, हरीश गिदवानी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, रचित कछावा, मोहन लालवानी, मुकेश खींची सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुष्कर के नजदीक कड़ेल पंचायत के रेवंत गांव में भाजपा देहात का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया, तो वे समापन अवसर पर शिविर में बतौर अतिथि शामिल हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर नाकामी के आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए दौड़ भाग कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता महंगाई से हाहाकार कर रही है। अभी पेट्रोल पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वैट और एक्साइज कम नहीं किया, उससे पहले ही उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर अतिरिक्त भार थोपकर जनता का जीना हल्कान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष के शासनकाल में लगातार महंगाई बढ़ी है। जनता पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की लगातार मांग कर रही है, जिस पर ध्यान देने की बजाय सीएम ने बिजली की दरें बढ़ाकर एक और जन विरोधी फैसला किया है। मैं तो डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी के पिताजी के स्वर्गवास पे संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं, और अभी पार्टी का चिंतन शिविर है पुष्कर में अजमेर देहात का, उसके समापन में शिरकत करूंगा। तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर मैं अजमेर के एक दिन के उसमें आया हूं। आपके कोई सवाल हैं? स्वागत है। बिजली का एक देखिए, कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कितने झूठे हैं उसकी एक वानगी है। अपने भाषणों में भी 2018 के चुनाव अभियान में भी और जन घोषणा पत्र में ये कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और नियमित आपूर्ति करेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों के ऐसे प्रसंग हैं कि जिसमें कड़ाके की ठंड के कारण पिछली बार काफ़ी किसानों की रात को खेतों में मौत हो गई, और इस समय जो टैरिफ बढ़ाई है 500 करोड़ से भी ज़्यादा का भार कंज्यूमर्स पर पड़ेगा फ्यूल चार्जेस के कारण। दूसरा, किसानों को कनेक्शन का पैसा ले लिया 25 करोड़ से भी ऊपर, और उस पर अभी कनेक्शन हुए नहीं, 2-2 साल हो गए। आपूर्ति भी लगातार कटौती की शिकायतें बराबर आई हैं। कोयले की कमी का कारण कहा गया, लेकिन कोयले को पहले केंद्र ने उनको डिसाइड किया देने का, तो उन्होंने खुद ने इसको टालते रहे, स्टॉक नहीं किया। तो कुल मिलाकर बिजली के मामले में उपभोक्ताओं के साथ, किसानों के साथ ठगी की रही है। अभी 2 मुद्दे इस समय प्रदेश में खास तौर पर चर्चित हैं। एक
लगातार जनता की मांग थी डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज कम करके रिलीफ देने का। राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों में वैट कम होने के कारण, कीमतों के अंतर के कारण डीजल और पेट्रोल बड़ी तादाद में स्मगल होता है और उसके कारण राजस्थान के रेवेन्यू को भी लॉस है। पेट्रोल पंपों के ऊपर भी एक तरीके की बड़ी मार है और राजस्थान के ऐसे 1700 पेट्रोल पंप हैं जो लगभग बंद होने की स्थिति में हैं। होते हैं तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, उनकी आदत है। उनको अनुसरण करते हुए हमने भी सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री ने तो बात मान ली और उन्होंने देश में एक्साइज को कम करके राजस्थान के लोगों को भी 5 रुपये और 10 रुपये तक का उनको रिलीफ यहाँ के उपभोक्ताओं को मिली। प्रश्न ये है कि वैट को कम करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक वैट है, 26 रुपये और 36 पैसे डीजल और पेट्रोल पर वैट है। ये यदि कम होता है तो राजस्थान के उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की झूठ पकड़ी गई कि कल निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर कर दिया कि जो एक्साइज ड्यूटी कम की है उससे राजस्थान के रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें केंद्र को सीधा सीधा असर होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा और उन्होंने और एक्साइज को कम करने की मांग की थी। हमारी मांग अभी भी है कि जनता को गुमराह नहीं करें और डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करके राजस्थान के कंज्यूमर को राहत दें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी राज्य की गहलोत सरकार पर प्रदेशवासियों पर अपनी हठधर्मिता थोपने के आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज और टैक्स घटाने के बावजूद भी अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर और टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि खुद प्रदेश में लगाए गए अतिरिक्त वैट और टैक्स को कम करने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए नए नवाचार कर किसानों को कई तरह की राहत प्रदान भी की जा रही है। लेकिन कुछ किसान यूनियनों के नेता राजनीतिक दलों के प्रभाव में आकर उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे सफल नहीं होंगे। संगठन की चिंतन बैठक चल रही है और जिसमें संगठन के आने वाले समय के अंदर जो एक्टिविटी है उनको किस तरह से आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से चिंतन बैठक की गई। साथ ही ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन भी हुए और आज महापौर जी के पिताश्री जी का, ससुर जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर बैठना हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सर, महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर चल रही है, ऐसा है कि कांग्रेस देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर फैल हो चुकी है हर दृष्टि से। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात की थी, वो भी नहीं किया। युवाओं को 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो भी नहीं की। और अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे और जिस गति के साथ बढ़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जगह जिस तरह से कम किया 10 रुपये डीजल के अंदर और पेट्रोल के अंदर भी 5 रुपये जिस तरह से कम किए हैं, लेकिन पूरे सभी राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर वेट कम किया गया। और आज दूसरे चाहे पड़ोसी राज्य है जहां हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10-12 रुपये का रेट का डिफरेंस है, वहीं हरियाणा और गुजरात के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर डीजल की वजह से महंगाई जो बढ़ रही है, उन्होंने अभी तक राजस्थान के अंदर भी वेट कम नहीं किया है। ये जनता देख रही है, ये इनकी हठधर्मिता है। मुझे लगता है कि इनको तुरंत प्रभाव से राजस्थान की जनता की मांग को देखते हुए और जिस गति के साथ महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए राजस्थान की सरकार को तुरंत वेट कम करना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। सर, 2022-23 तक किसानों की आय दुगनी करने की जो दावा केंद्र सरकार ने किया है, किस तरह से पूरा होगा? किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं बनी है, आज किसानों के लिए बजट के बढ़ाने का प्रावधान किया है। जहां 2023 तक कृषि का बजट, 2013 में कृषि का जो बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ था। अब कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, जो इनसे 1,00,000 करोड़ अधिक है। वहीं 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हर पंचायत समिति के अंदर FPO बनाए जाएंगे, किसान समूह बनेगा
और वो खुद प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके और खुद मार्केटिंग तय करेंगे कि मार्केट में कहाँ उनको अच्छी रेट मिले। इस दृष्टि से 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, गाँवों के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा हो सके, इस दृष्टि से भी ये योजना चल रही है। और ऑर्गेनिक के ऊपर भी बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है, योजनाएं प्रारंभ की गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से MSP को 1.5 गुना करके और उसके बाद में हर वर्ष MSP को बढ़ाया जा रहा है, ये सारे जो प्रकल्प और जो योजना है उनके पीछे हेतु यही है कि किसान की इनकम को बढ़ाना। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम बढ़ेगी, और किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पूर्व की जो सरकारें रही, यूपीए की सरकार ने किसान के नाम पर राजनीति जरूर की, लेकिन उन्होंने किसान के हित की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बनाई गई है कि गांव समृद्ध हो और किसान समृद्ध हो। और मुझे लगता है कि आने वाले कल के अंदर देश का किसान है वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। सर, किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। ऐसा है कि जो कानून बनाए वो किसानों की इनकम बढ़े, इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाए। और ये मांग किसानों की लंबे समय से थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम मनचाहे स्थान पर मनचाहे रेट के ऊपर अपनी फसल को बेच सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाए, और ये किसानों की स्वयं की मांग थी। और आज ये कानून बने, इससे किसान को आज़ादी भी मिली है और अपनी फसल बोने से पहले उसको रेट तय हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये किसानों के हित के कानून बने। लेकिन जो यूनियन के नेता हैं जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, और किसान के कंधे का उपयोग करके, और राजनीतिक लोग चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, वो किसान के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और निशाना साधना चाहते हैं। लेकिन उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता है वह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ है, और देश का किसान इन कानूनों का समर्थन भी कर रहा है। सर, आपने कहा डीजल पेट्रोल रास्ता में महंगा है, यहाँ बिजली भी, मैंने कहा ना कि ये स्टेट का विषय है, और बिजली की भी जिस तरह से रेटें बढ़ रही है या जो बिल आ रहे हैं गांवों के अंदर, वो बिल भी बढ़कर आ रहे हैं। और उन्होंने तो कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में जो बनी है, उन्होंने ये भी कहा था कि जब सरकार में आए कि हम किसानों के लिए बिजली है वो पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, 12 घंटा तक लाइट देंगे। लेकिन आज 4 घंटे भी लाइट किसान को नहीं मिल रही है, और जिनके घर पर ऐसे लोग भी हैं जिनके घर पे कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बिल आ रहे हैं, और बिल भी 10-10 हज़ार नहीं, 20 हज़ार भी नहीं, 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के इस राजस्थान के किसानों के बिल आ रहे हैं। जो किसान के लिए मैं सोचता हूं कि आज उनको ऐसा लग रहा है कि हम खुद इस विद्युत की वजह से राजस्थान की सरकार ने जो व्यवस्था बिगाड़ रखी है और किसान इससे परेशान हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आने वाले समय में जनता देगी, और इस जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ। Audio Jungle.